हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्यू एसओएल के स्टूडेंट से। उसमें भी स्पेसिफिक हम बात करेंगे आज हमारे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट से। जो स्टूडेंट्स फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में हैं, उनका एग्जाम अभी काफी नजदीक है, तो हम फोर्थ सेमेस्टर के कोर पेपर जो कि है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आंसर्स को देखेंगे कि आखिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको किस तरीके से उसका आंसर लिखना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो होने जा रही है वो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए होने जा रही है। मैं दोनों के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग के, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो चाहे बीकॉम ऑनर्स में हो। क्वेश्चन लगभग सेम ही टाइप का आता है, सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज को ऊपर नीचे कर दिया जाता है। तो इस वीडियो का मकसद बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों का एक्सप्लेन करना नहीं है, सिर्फ हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स को देखेंगे कि किस तरीके से उसके आंसर्स लिखे जा सकते हैं। बाकी आपको इनके कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना है तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट दिया गया है और ए पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग की पहले डेफिनेशन लिख दोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट। तो देखो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर वर्ड आया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब ही होता है कि आपको रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड किस चीज को करना है, कॉस्ट की अकाउंटिंग करनी है तो कॉस्ट को रिकॉर्ड करना होगा। यहाँ पर आप अकाउंटिंग करोगे किसकी, कॉस्ट की, विच बिगेन्स विद इनकरेंस ऑफ कॉस्ट एंड एंड्स विद द कंट्रोल ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है, जैसी कॉस्ट इनकर हो जाती है, और खत्म कहां पर होती है, जब हम कॉस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स the accounting procedure relating to recording of all incomes and expenditure and the preparation of periodical statements and reports। कॉस्ट अकाउंटिंग नाम ही अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग प्रोसीजर तो आएगा ही आएगा। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या क्या होगा, उसमें रिकॉर्डिंग होगी किस चीज की, इनकम और एक्सपेंडिचर्स की, और कुछ पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसरटेनिंग एंड कंट्रोलिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है इनकम और एक्सपेंडिचर की, और प्रिपरेशन करी जाती है पीरियोडिकल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स की। क्यों करा जाता है ये सब कुछ, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि हम कॉस्ट को एसरटेन कर सकें, कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकें और उसको फाइनली कंट्रोल कर सकें। अब बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, सब कुछ जानना है, तो मैंने उसको लेकर कुछ बेसिक वीडियो बना रखे हैं, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ जल्दी जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिकली 5-6 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको कॉस्ट को एसरटेन करना है। दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट को फाइंड आउट करना। फॉर कॉस्ट एसरटेनमेंट डिफरेंट टेक्निक्स एंड सिस्टम्स आर यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्री। कॉस्ट को एसरटेन करने के लिए कई सारी अलग अलग टेक्निक्स और सिस्टम यूज करे जाते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के द्वारा। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारा एक प्रोसेस कॉस्टिंग टेक्निक होती है जो कि यूज करी जाती है उन इंडस्ट्रीज के द्वारा जो इंडस्ट्रीज जो है अपने गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं 3-4 अलग अलग प्रोसेस में, तो प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करती हैं। यही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की बात करें, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का इस्तेमाल करती है अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट करने में। यहीं पे बैच कॉस्टिंग की बात करें तो जो इंडस्ट्री बैच में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है वो बैच कॉस्टिंग का इस्तेमाल करती है। तो हर इंडस्ट्री अपनी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, अपने अपने वर्क स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल करती है। कॉस्ट कंट्रोल, सेकंड ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब देखो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में बेसिक डिफरेंस होता है, आपको समझना बहुत जरूरी है। पेपर के अंदर आपको कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब। मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन एक्सपेंडिचर इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम। डिसिप्लिन मेंटेन करना एक्सपेंडिचर में, ये एक बहुत मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक अच्छे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम का। इट इंश्योर्स दैट एक्सपेंडिचर आर इन कॉन्सोनेंस विद प्री डिटरमाइंड सेट स्टैंडर्ड्स एंड एनी वेरिएशन फ्रॉम दीज सेट स्टैंडर्ड्स इज नोटेड एंड रिपोर्टेड ऑन कंटिन्यूअस बेसिस। तो कॉस्ट को कंट्रोल करने का मतलब हो गया कि हमें ये इंश्योर करना होता है कि हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर उसको उसी लिमिट तक रखें जितने प्री डिटरमाइंड सेट स्टैंडर्ड्स हमारे तैयार हैं। हमने पहले से ही बजट तैयार कर रखा होता है कि हमें जो है इतने खर्चे करने हैं, तो उसी बजट के अकॉर्डिंग, उसी सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें जो है अपने खर्चों को कंट्रोल करना होता है। एंड एनी वेरिएशन फ्रॉम दीज सेट स्टैंडर्ड्स के बावजूद अगर कोई वेरिएशन हो जाए सेट स्टैंडर्ड्स में, यानी जो पहले से हमने खर्चे डिटरमाइन कर रखे हैं, पहले से सोच के रखे हैं कि इतने खर्चा होगा, बजट पहले से तैयार कर रखा है, अगर उस बजट में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हमें उस वेरिएशन को नोट करना होता है और कंटिन्यूअस बेसिस पे रिपोर्ट करना होता है। तो देखो खर्चों को कंट्रोल करना, कम से कम खर्चा करना, ये हमारा कॉस्ट कंट्रोल हो गया। मतलब कॉस्ट कंट्रोल के अंदर हम खर्चों में कटौती करते हैं, जबकि कॉस्ट रिडक्शन के अंदर इट मे बी डिफाइंड एज
the achievement of real and permanent reduction in the unit cost of goods manufactured or service rendered without impairing their suitability for the use intended or diminution in the quality of the product। तो कॉस्ट रिडक्शन की बात करें तो कॉस्ट रिडक्शन के अंदर हम कहते हैं कि हम जो है रियल और परमानेंट रिडक्शन कर रहे हैं, यानी एक असली और परमानेंट रिडक्शन कर रहे हैं, परमानेंट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, कॉस्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, टेम्परेरी सॉल्यूशन है। आज आपने खर्चे कट कर लिए, किसी भी तरीके से आपने खर्चे बचा लिए, ऐसा जरूरी थोड़ा है आप हर बार ही बचा लोगे। हर बार सेम गुड्स को जब मैन्युफैक्चर करोगे तो हर बार अपने खर्चों में कटौती कर लोगे, कई बार खर्चे ज्यादा भी आते हैं। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन के अंदर क्या होता है, खर्चा परमानेंटली कम हो जाएगा। कोई नई मशीनरी लेके आ जाओ, पुरानी मशीनरी बहुत ज्यादा खर्चा करवा रही थी, नई मशीनरी लाओगे, अच्छे से गुड्स को प्रोड्यूस करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी भी होगी, उसकी पावर भी कम कंज्यूम करेगी, जल्दी प्रोडक्ट बना के देगी। तो नई मशीन लाना तो परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। कोई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लो, या फिर अगर आप पहले मैनुअल काम करते हो तो अब आप मशीनरी से काम कर लो, आपके खर्चे बचेंगे। तो इस तरीके से कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना कॉस्ट रिडक्शन कहलाता है, जबकि टेम्परेरी कॉस्ट को कम करना कॉस्ट कंट्रोल कहलाता है। तो यहाँ पर हम रियल और परमानेंट रिडक्शन करते हैं कॉस्ट के अंदर, और ये जो कॉस्ट की हम रिडक्शन करेंगे यहाँ पर वो परमानेंट तो होगी। उसमें हमें एक बात का और ध्यान रखना होता है कि जब हम कॉस्ट को कम करते हैं तो कॉस्ट कम करते समय वो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जिस मकसद के लिए बनाया जाता है, जिस मकसद के लिए यूज किया जाता है, जिस चीज के लिए प्रोडक्ट को यूज होता है, वो खराब नहीं होना चाहिए। इंपेयरिंग मतलब खराब नहीं होना चाहिए, यानी उसकी सुटेबिलिटी को ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जैसा हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसी तरीके का प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसका वैसा यूज होना चाहिए, और साथ के साथ उसकी क्वालिटी में भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये नहीं आपके परमानेंट रिडक्शन करने के लिए आप प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी कर दो, ऐसा बिल्कुल मत करना। परमानेंट पैसा बचाना है तो एक काम करो, उसमें सामान सस्ता वाला डाल दो, ये भी एक परमानेंट रिडक्शन है। लेकिन ऐसा काम मत करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी में किसी तरीके कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना होता है कॉस्ट रिडक्शन करते समय। Determination of selling price and profitability. Cost accounting provide cost information on the basis of which selling price and profitability of product or service may be fixed. तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम सेलिंग प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी अपने प्रोडक्ट और सर्विस की फाइंड आउट करके सेट कर लेते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है। असेस मैनेजमेंट इन प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग, मेजरिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। जिस इंफॉर्मेशन की बेस पे जो है मैनेजमेंट की मदद हो जाती है किस चीज में, प्लानिंग करने में, इंप्लीमेंटिंग करने में, मेजरिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, इवैल्यूएशन करने में, किस चीज को, वेरियस एक्टिविटीज को। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। Cost accounting provide cost and revenue information on the basis of which no profit no loss level may be determined। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो है हमें मदद करता है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट कर सके। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ऐसा प्रोडक्शन लेवल जहां पर आपके बिजनेस के अंदर ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सिर्फ आपकी कॉस्ट रिकवर हो रही है। अगर आपने उससे कम अपना सेलिंग प्राइस रखा तो आपकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं होगी, आपको लॉस हो जाएगा। अगर आपने उससे ज्यादा अपना सेलिंग प्राइस रखा तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करने में मदद करता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये कुछ 6 ऑब्जेक्टिव थे कॉस्ट अकाउंटिंग के, ये आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो। अब बात करें इसके बी पार्ट की। अगर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, उसका ए पार्ट थ्योरी था, बी पार्ट जो है हमारा प्रैक्टिकल है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारे मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर से। मैन्युफैक्चर रिक्वायर 800 यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन कंपोनेंट मंथली। एक मैन्युफैक्चर है जिसको 800 यूनिट कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट चाहिए मंथली बेसिस पे, यानी उस मैन्युफैक्चरर की मंथली कंजम्पशन 800 यूनिट है। दिस इज करंटली परचेज फ्रॉम अ रेगुलर सप्लायर एट ₹50 पर यूनिट। तो वो जो है उसे अपने रेगुलर सप्लायर से परचेज करता है 50 रुपए पर यूनिट में। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज ₹60 पर ऑर्डर एंड द एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज ₹5 पर पीस। व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। तो आपको ईओक्यू फाइंड आउट करना है, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी, इतनी पर्टिकुलर लेवल क्वांटिटी अगर आप मंगाओगे अपने सप्लायर से तो आपको कॉस्ट जो है मिनिमम पड़ेगी। एक ऐसा क्वांटिटी का लेवल हमें सेट करना होता है। इस क्वांटिटी में अगर हम गुड्स को मंगाते हैं अपने सप्लायर से तो हमें जो कॉस्ट पड़ेगी वो मिनिमम पड़ेगी। उसको बोलते हैं ईओक्यू लेवल, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो। ईओक्यू का फॉर्मूला होता है √2 A × B अपॉन में CS, यहाँ पर लिखा हुआ है। जबकि आपने देखा होगा, आपने बुक्स में पढ़ा होगा कई बार 2 A × O अपॉन में C। तो एक ही बात है, यहाँ पर इसने क्या करा, A तो हमारा एनुअल यूसेज होती है या एनुअल कंजम्पशन होती है, B ना होते हुए आपने O पढ़ा होगा। और O क्या होता है, O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। यहाँ पर इसने B को क्या कर दिया, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर। बात तो वही गई, आप इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट कह लो, बाइंग कॉस्ट कह लो। आपने C पढ़ा होगा नीचे, C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पर भी वही है, C की जगह उसने CS लिख दिया, कैरिंग कॉस्ट पर पीस। बात वही गई। फॉर्मूला आप चाहे ये लगाओ चाहे 2 × A × O अपॉन C वाला लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारी एनुअल यूसेज जो दे रखी थी वो दे रखी थी 800 यूनिट मंथली, जबकि हम ईओक्यू निकालते हैं एनुअल बेसिस पे। तो 800 × 12 महीने का कितना होगा, 9600 यूनिट की हमारी एनुअल कंजम्पशन है। हम फॉर्मूले में सब वैल्यू को पुट कर लेंगे। 2 ×
9600 हमारी एनुअल कंजम्पशन है, इनटू 60 रुपीज हमारा कॉस्ट पर ऑर्डर है, और अपॉन में 5 है हमारा कैरिंग कॉस्ट पर पीस। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 480 यूनिट्स। तो 480 यूनिट्स हमारा ईओक्यू लेवल होता है। तो ये हमारा एक सिंपल क्वेश्चन आया था हमारा मटेरियल कॉस्ट के चैप्टर से। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं एक बार। डिफाइन फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट गिविंग एग्जांपल। डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बताना है। फिक्स कॉस्ट की सबसे पहले बात करते हैं। कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट अप टू अ गिवन कैपेसिटी आर फिक्स कॉस्ट। तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो चेंज नहीं होती, चाहे आपका आउटपुट 50 बने, 100 बने, 1000 बने, 2000 बने, आपका फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगी। लेकिन एक गिवन लेवल तक चेंज नहीं होती, एक गिवन कैपेसिटी तक चेंज नहीं होती। सपोज एक आपने फैक्ट्री रेंट पे लिया, तो आपने पूरी फैक्ट्री रेंट पे लिया। अब आप फैक्ट्री का किराया भरते हो एक महीने का 1 लाख रुपए। तो अब आप उस फैक्ट्री के अंदर 50,000 यूनिट बनाओ, आपको 1 लाख रुपए देना होगा। 60,000 यूनिट बनाओ तो भी आपको फैक्ट्री का किराया पूरा ही देना है 1 लाख रुपए। 70,000 यूनिट बनाओ तो भी फैक्ट्री का किराया पूरा ही देना है 1 लाख रुपए। तो जो फैक्ट्री का रेंट है वो आपका फिक्स कॉस्ट है, वो चेंज नहीं हो रहा। चाहे आप आउटपुट कम बना रहे हो, ज्यादा बना रहे हो, फैक्ट्री का रेंट तो आपको उतना ही देना है। लेकिन ये भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी तक होता है। अब आप ये कहोगे कि हम फैक्ट्री के अंदर जितना मर्जी प्रोडक्ट बनाए, हमारा फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होता, यानी हमारा रेंट तो चेंज ही नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता, एक पर्टिकुलर लेवल तक चेंज नहीं होगा। उस फैक्ट्री की भी अपने आप में कोई लिमिट होगी कि इसमें इतना ही प्रोडक्शन हो सकता है, वहां पर भी एक पर्टिकुलर एरिया स्पेस होगा। अब ये तो नहीं है आप कहोगे मैं जो है जी 50,000 यूनिट बना रहा हूँ, 60,000 यूनिट बना रहा हूँ, अब मैं इस पे 20 लाख यूनिट बनाना चाहता हूँ, 50 लाख यूनिट बनाना चाहता हूँ, 1 करोड़ यूनिट बनाना चाहता हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक पर्टिकुलर फैक्ट्री की अपने आप में कोई पर्टिकुलर लिमिट है, एरिया स्पेस की लिमिट होती है। अब आप उस पर 50,000 यूनिट बना रहे हो, 50,000 की आप 1 लाख कर दोगे, ये थोड़ा कहोगे 1 करोड़ बनाऊंगा तब भी आपका फैक्ट्री का रेंट उतना ही लगेगा। आपको 2-3 अलग अलग फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एक पर्टिकुलर लेवल तक फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो हम कह सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है। चाहे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट चेंज हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो इसके एग्जांपल क्या क्या होता है। रेंट, मैनेजर सैलरी। अब मैनेजर 50,000 यूनिट बनाओ, 60,000 यूनिट बनाओ, मैनेजर तो अपना काम करेगा ही करेगा, उसको फिक्स सैलरी आप दोगे ही दोगे। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी। आपकी कोई बिल्डिंग है, उसका इंश्योरेंस जा रहा है। अब बिल्डिंग को आपने पूरी ली हुई है, अब आप बिल्डिंग आधी यूज करो, पूरी यूज करो, उस बात से क्या फर्क पड़ता है। इंश्योरेंस तो आपको पूरी बिल्डिंग का देना ही होगा। उसी तरह मशीनरी का हिसाब है। अब मशीनरी का आपका इंश्योरेंस जा रहा है, अब आप उसमें कम यूनिट बनाओ, ज्यादा यूनिट बनाओ, वो आपकी अपनी मर्जी है। इंश्योरेंस तो आपको पूरी मशीनरी का देना होगा। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ। स्टाफ की सैलरी भी हमारी फिक्स कॉस्ट के अंदर आती है, क्योंकि स्टाफ की सैलरी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती है, ना कि प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग। फिर आएगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। दोस कॉस्ट व्हिच वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के अपोजिट ऐसी कॉस्ट जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज हो जाती है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के चेंज होने से, यानी ये डायरेक्टली चेंज होगी जैसी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट चेंज होगा। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके। रॉ मटेरियल, आप 10 यूनिट बनाओगे तो उतना ही रॉ मटेरियल लगेगा। 50,000 यूनिट बनाओगे तो 50,000 का रॉ मटेरियल लगेगा। तो कम यूनिट बनाओगे तो रॉ मटेरियल कम लगेगा, ज्यादा यूनिट बनाओगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा। वो तो सिंपल सी बात है। डायरेक्ट वेजेस, जो लोग प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्पेशली लेबर्स, उनसे कम काम करवाओगे, कम यूनिट बनाओगे तो वो कम पैसा लेंगे, ज्यादा यूनिट बनाओगे तो वो ज्यादा पैसा लेंगे। मैनेजर तो है नहीं जो ऑफिस स्टाफ है, ये तो डायरेक्ट वेजेस तो वो होते हैं जो लेबर्स होते हैं, पर्टिकुलरली फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। वो तो यूनिट के हिसाब से पैसा लेते हैं, जितना यूनिट बनाओगे, जितनी आप उनसे मेहनत करवाओगे, उस हिसाब से पैसा चार्ज करेंगे। मोटिव पावर, बिजली का बिल उतना ही आएगा जितनी आपकी मशीनरी चलेगी। कम बनाओगे कम पावर कंज्यूम होगी, ज्यादा बनाओगे ज्यादा पावर कंज्यूम होगी। सेलिंग कमीशन, अगर आप अपने सेलिंग एजेंट को जो है कमीशन देते हो पर यूनिट बेसिस पे, मतलब पर यूनिट सामान सेल करने पे कमीशन पे करते हो, तो अगर सेलिंग एजेंट कम सामान बेचेगा तो वो कम कमीशन लेगा, ज्यादा सामान बेचेगा तो वो ज्यादा कमीशन लेगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी भी हम पर यूनिट बेसिस पे देते हैं, तो रॉयल्टी का भी वही हिसाब किताब है। ये भी हमारी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आती है। फिर देखते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम सेमी फिक्स कॉस्ट भी कह सकते हैं, मतलब एक ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड है और वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड है। दिस इज द कॉस्ट विच इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। पार्टली फिक्स है, पार्टी वेरिएबल है। एग्जांपल क्या हो सकता है। टेलीफोन बिल, आपने लैंडलाइन फोन देखे होंगे, अब तो वो टाइम चला गया, लेकिन लैंडलाइन फोन में क्या होता है, अभी मैं आपको बता दूं। लैंडलाइन फोन जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट आपका फिक्स होता है, चाहे आप उसमें कॉल करो या ना करो, उस बात से फर्क नहीं पड़ता। महीने का एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको पे करना है, यानी 300 रुपए 400 रुपए आपको पे करना है। और 300-400 रुपए में आप लगभग 50 कॉल आती है या 100 कॉल आती है, उसमें फिक्स लिमिट होती है। अब वो 50-100 कॉल आप करो ना करो, आपकी मर्जी, आपको 300 रुपए फिक्स चार्ज पे करना ही होगा हर महीने का। वो जो 200-300 रुपए फिक्स लिए जा रहे हैं वो आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई। जबकि उसके बाद अगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आप और ज्यादा कॉल करोगे तो आपसे पर कॉल के हिसाब से चार्ज दिया जाएगा। जितनी ज्यादा कॉल करोगे उतना ज्यादा आपको पैसा पे करना है, जितना कम कॉल करोगे उतना कम आपको पैसा पे करना है। तो यहाँ पर उस लिमिट के बाहर आप जितनी कॉल करोगे वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, जबकि उसके अंदर अंदर आप जितनी कॉल करोगे वो आपकी फिक्स कॉस्ट होगी।
तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ रही है। उसी तरीके से होता है हमारी पावर कॉस्ट। आपका बिजली का बिल आता है, बिजली का बिल में क्या होता है, लगभग 200 यूनिट तक जो है कि आपको पेमेंट करनी होती है अगर आपके घर में मीटर लगा है। फिर चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करो या ना करो, 200 यूनिट तक आपने बिल पे करना ही होता है। आपने सुना होगा मकान बंद है उसके बावजूद उसका बिजली का बिल आ रहा है, तो क्या होता है एक पर्टिकुलर यूनिट तक के बिल आपको पे करना ही होते हैं। 200 150 जो भी रूल्स होते हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर, उसमें आपको पर्टिकुलर 200-300 यूनिट तक के बिल पे करने ही होते हैं, चाहे आप उतना मीटर चलाओ ना चलाओ। और उसके बाद के जो यूनिट्स होते हैं वो आपके वेरिएबल बेसिस पे चार्ज होते हैं, यानी जितना आप यूज करोगे, जितना आपके यूनिट आगे यूज होंगे, उसी हिसाब से आपका बिल बनेगा। तो यहाँ पर भी एक फिक्स पोर्शन है, एक वेरिएबल पोर्शन है। तो ये सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल हो गए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि है व्हाट इज मीन बाय अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, व्हाट आर इट कॉजेस। तो ओवरहेड का अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अंडर और ओवर होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है आपको लिख लेना है। Overhead costs are the operating cost of a business enterprise which cannot be traced directly to a particular unit of output. Overhead costs are the operating cost of a business enterprise which cannot be traced directly to a particular unit of output. Overhead cost ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है बिजनेस की, जो बिजनेस ऑपरेशन को चलाने में मदद करती है, लेकिन वो डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं होती, यानी डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होती पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी आप पर्टिकुलर कोई यूनिट ऑफ आउटपुट को देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि इसमें ओवरहेड कॉस्ट कितनी है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास कोई पेन है, पेन को देखकर आप ये बता सकते हो कि इसमें रॉ मटेरियल कितना लगा है, पेन का प्लास्टिक कितना लगा है, रिफिल कितनी लगी है, इसमें जो है इंक कितनी डली है, ये आप पता लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई देगी, डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आप पेन में लगे हुए रॉ मटेरियल को, इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। लेकिन आप पेन को देखकर ये बता सकते हो कि पेन जिस फैक्ट्री में बना होगा उस फैक्ट्री का किराया कितना लगा होगा, उस फैक्ट्री के गेट पे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होगा उसकी सैलरी कितनी होगी, पता लगा सकते हो? नहीं पता लगा सकते ना। तो वो जो फैक्ट्री का किराया है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, फैक्ट्री के साफ सफाई का खर्चा है, वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट है, वो सब ओवरहेड है। और ओवरहेड कॉस्ट को हम किसी पर्टिकुलर यूनिट को देखकर डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ओवरहेड कॉस्ट बिजनेस ऑपरेशन चलाने में तो मदद करती है, लेकिन वो डायरेक्टली पर्टिकुलर यूनिट ऑफ आउटपुट पे आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। ओवरहेड में बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ओवरहेड कॉस्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि वो कॉस्ट जो होती है वो इनडायरेक्ट मटेरियल होती है, इनडायरेक्ट लेबर होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर मेजरली 3 ही कैटेगरी में कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता, वो हमारा ओवरहेड कॉस्ट कहलाता है। तो अब यहाँ पर हमें देखना है अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन को देखने से पहले एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन का सिंपली मतलब होता है रिकवर। आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस में से ओवरहेड के नाम का जो जो खर्चा रिकवर करते हो उसी को हम कहते हैं ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना या ओवरहेड कॉस्ट की रिकवरी करना। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बोलो, रिकवर्ड ओवरहेड बोलो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट चार्ज टू और एब्जॉर्ब्ड बाय और रिकवर्ड फ्रॉम द आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड। अब अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन क्या होता है उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में तय हुआ है कि बजटेड ओवरहेड जो होंगे वो 10 लाख रुपए इनकर होंगे पूरे साल के। बजटेड ओवरहेड क्या होगा, हमने बजट बनाया और बजट बना के ये तय किया कि ओवरहेड के नाम का खर्चा जो है वो 10 लाख रुपए होगा पूरे साल का। और बजटेड मशीन आर यानी जो हमारी मशीन चलेगी वो हमने एंटीसिपेट किया कि हमारी जो मशीन चलेगी पूरे साल में वो 10,000 घंटे चलेगी, और 10,000 घंटे जब मशीन चलेगी तो हमारी जो खर्चा इनकर होगा वो 10 लाख होगा। लेकिन हुआ क्या, जब हमारा प्रोडक्ट बन गया, फाइनली कंप्लीट हो गया, प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई, हमने सामान बना के बेच दिया, पैसा आ गया उसका, तो हमने पूरा साल खत्म होने के बाद एंड में जब हिसाब किताब लगाया तो हमें पता चला कि एक्चुअल हमारा वर्क जो हुआ था, हमारी फैक्ट्री के अंदर जो एक्चुअल काम हुआ था वो 10,500 घंटे हुआ था, ना कि 10,000 घंटे। और एक्चुअल ओवरहेड जो हमारे लगे थे, जो हमारा ओवरहेड के नाम पे एक्चुअली कॉस्ट इनकर हुई, वो इनकर हुई 11 लाख रुपए। तो आप बताओ कि हमें कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। तो हम क्या करेंगे, कंप्यूट करना है हमें मशीन आवर रेट और डिटरमाइन करना है हमें अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम पता करते हैं मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट कैसे निकालते हैं, बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड मशीन आवर। बजटेड ओवरहेड दे रखे हैं, यानी हमारा अंदाजा ये था कि ओवरहेड के नाम पे हमारा 10 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा और 10,000 घंटे हमारा मशीन चलेगी। तो 1 घंटे की मशीन की कॉस्ट कितनी होगी, 100 रुपए। यानी हमने कस्टमर से 1 घंटे मशीन चलने के 100 रुपए के हिसाब से रिकवर किया है। तो सामान बेचने से पहले ये तो हमें पता चल चुका था कि 10,500 घंटे मशीन चली है, तो हमने कस्टमर से 10,500 घंटे के हिसाब से लिया पैसा, लेकिन 1 घंटे का 100 रुपए ले लिया, क्योंकि ओवरहेड की जो रिकवरी करी जाती है वो पर आवर के हिसाब से रिकवर किया जाता है। तो हमने 100 रुपए के हिसाब से रिकवर कर लिया 10,50,000, जबकि एक्चुअली में इनकर हो गया 11 लाख। तो हमने तो कम पैसा रिकवर किया है, कम पैसा एब्जॉर्ब किया है कस्टमर से, जबकि एक्चुअली में पैसा लग गया ज्यादा।
तो ये हमारा अंडर एब्जॉर्ब कहलाएगा, हमें नुकसान हो गया, अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड। अब ये अंडर एब्जॉर्ब हमें पता कैसे चला, जब हमने अपने एब्जॉर्ब ओवरहेड को कंपेयर किया अपने एक्चुअल ओवरहेड से, तो हमें पता चला कि हमारे एब्जॉर्ब ओवरहेड जो है वो कम रह गए एक्चुअल ओवरहेड से, तो हमारा अंडर एब्जॉर्ब हो गया। जबकि अगर यही 10,50,000 की जगह हम 11,50,000 रिकवर कर चुके होते, तो हम कह सकते थे कि हमारे एब्जॉर्ब ओवरहेड जो है ज्यादा है एक्चुअल ओवरहेड से, तो हमारे पास 50,000 का ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाता। वही बात यहाँ पे कही गई है, ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आर लेस देन एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, देन अंडर एब्जॉर्प्शन इज सेड टू हैव अकर्ड। जबकि ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड की बात करें, इफ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आर मोर देन एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है वो ज्यादा हो जाए एक्चुअल ओवरहेड से, तो वहां पर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड हो जाएगा। अब ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन होने के कारण क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं, कॉजेस ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ये 12 कारण मैं आपके सामने लिखे, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। एरर इन एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ओवरहेड, अमाउंट ऑफ ओवरहेड की एस्टिमेशन करने में गड़बड़ हो गई। एक्चुअल आउटपुट डिफर फ्रॉम बजटेड आउटपुट, जितना आउटपुट आपने सोचा था कि हम इतना आउटपुट बनाएंगे, उससे कम या ज्यादा बन गया हमारा एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आर वर्क डिफरिंग फ्रॉम बजटेड आर, जितना हमने बजटेड आर सोचा था उससे कम या ज्यादा जो है हमारे एक्चुअल आर हो गए, जिसकी वजह से हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की प्राइस बढ़ गया अचानक से, जो है मार्केट के अंदर ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया हमारे डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस, जो हमने सोचा नहीं था, हमारा एस्टिमेशन कुछ और था और प्राइस अचानक से बढ़ गया। चेंज इन वेज रेट, मार्केट के अंदर लेबर ने जो है अपनी वेज रेट को बढ़ा दिया, तो उस केस में भी हो सकता है। सीजनल फ्लक्चुएशन इन ओवरहेड एक्सपेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, सीजनल फ्लक्चुएशन आ जाता है कई बार, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो सीजनल बेसिस पे चलती हैं, तो कई बार जो है गर्मी ज्यादा पड़ जाती है, ठंड ज्यादा पड़ जाती है, उसके बेसिस पे जो है हमारा जो है बजट बिगड़ जाता है। चेंज इन द रेशियो ऑफ स्किल एंड अनस्किल्ड वर्कर, कई बार जो है बिजनेस के अंदर स्किल्ड वर्कर ज्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, कई बार अनस्किल्ड वर्कर ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। इनएप्रोप्रिएट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन करने के कई सारे मेथड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा ओवरहेड के चैप्टर में। अगर सपोज हमारा बिजनेस है जिसमें जो है मैनुअल बेसिस पे ज्यादा काम होता है और मशीनरी का इस्तेमाल कम होता है, और वहां पर आपने मशीन रेट इस्तेमाल कर लिया अपने ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो आपने तो गलत मेथड का इस्तेमाल कर लिया। और यही अगर आपका मशीन से ज्यादा काम होता है तो लेबर से कम काम होता है, और वहां पर आपने लेबर आर रेट अडॉप्ट कर लिया अपने ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो तब भी वहां पर इनएप्रोप्रिएट मेथड का इस्तेमाल हो जाएगा। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन मतलब कई बार जो है इंडस्ट्री के अंदर बूम आता है, कई बार जो है डिप्रेशन आता है। बूम के केस में हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यहीं पर डिप्रेशन के केस में हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, कई बार हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में जो है बदलाव आता रहता है। अगर हम पहले मैनुअल बेसिस पे प्रोडक्शन करते थे, फिर हमने कोई मशीनरी लेकर आ गए, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वहीं अगर हम मशीनरी से प्रोडक्शन करते थे, फिर हम मैनुअल बेसिस पे आ गए, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी घट जाएगी। चेंज इन वर्क सिचुएशन, कई बार वर्क सिचुएशन भी ऊपर नीचे हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इंकर हो जाते हैं, ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा बजट बिगड़ जाता है। अगर मान लो जहां पर आपकी बिजनेस फैक्ट्री है, वहां पर जो है अचानक की बाढ़ आ गई, कुछ भूकंप आ गया, कुछ नेचुरल क्लाइमेट की वजह से सिचुएशन गड़बड़ हो गई, कई बार जो है कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है, कुछ और हो जाता है, चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से भी अनएक्सपेक्टेड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। तो ये कई सारे रीजन है जिसकी वजह से हमारा ओवरहेड जो है वो ओवर एब्जॉर्प्शन और अंडर एब्जॉर्प्शन हो सकता है। अब बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि है व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है और फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट का डिस्टिंग्विश बिटवीन बताना है। तो पहले बजट क्या होता है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। A budget is an estimate prepared in advance for some definite future period. बजट एक एस्टिमेट होता है जो एडवांस में प्रिपेयर किया जाता है, एडवांस में बनाया जाता है। किस चीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है? फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है, कुछ डेफिनेट फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। कोई डेफिनेट फ्यूचर हम डिसाइड करते हैं कि हम 6 महीने के लिए बजट बना रहे हैं, 1 साल के लिए बजट बना रहे हैं, तो कोई डेफिनेट फ्यूचर डिसाइड करके उसके लिए एडवांस में एस्टिमेशन लगाए जाते हैं। बजट्स रिजल्ट फ्रॉम फॉरवर्ड थिंकिंग एंड प्लानिंग। बजट जो है वो रिजल्ट है किस चीज का? हमारे फॉरवर्ड थिंकिंग करने का और प्लानिंग करने का। अब बजट जो है कई सारे टाइप्स के होते हैं। बजट के जो टाइप्स होते हैं वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। कैपेसिटी वाइज होता है, पीरियड वाइज होता है, फंक्शनल वाइज होता है, और एक होता है हमारा मास्टर बजट। कैपेसिटी वाइज जो होते हैं 2 कैटेगरी होती हैं, फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। जबकि पीरियड वाइज होती है 3 कैटेगरी होती है, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट और करंट बजट। फंक्शंस वाइज जो है हम कई सारी कैटेगरी में बजट को क्लासिफाई कर सकते हैं और कई सारे अलग अलग बजट बना सकते हैं, जिसमें सेल्स बजट होता है, प्रोडक्शन बजट होता है, कैश बजट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट होता है,
फैक्ट्री ओवरहेड बजट होता है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट होता है, लेबर बजट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट होता है, और भी कई सारे बजट होते हैं जो फंक्शन वाइज क्लासिफाई किए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बजट के नाम बता दिए। हमें देखना है फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट। अगर हम बात करें फिक्स बजट की, फिक्स बजट क्या होता है? नाम से क्लियर है, फिक्स, जो फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता। इट इज अ बजट प्रिपेयर्ड ऑन अ गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑन एन assumption दैट बिजनेस कंडीशन विल रिमेन कांस्टेंट। तो फिक्स बजट जो बनाया जाता है वो एक गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बनाया जाता है, यानी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पे बनाया जाता है, एक गिवन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे बनाया जाता है, और इस assumptions के साथ बनाया जाता है कि बिजनेस कंडीशन सेम रहेंगी, यानी बिजनेस कंडीशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। A budget is prepared on the basis of standard or fixed level of activity is known as fixed budget। एक ऐसा बजट जो प्रिपेयर्ड किया जाता है किस बेसिस पे? एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे, एक फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, यानी एक फिक्स लेवल ऑफ आउटपुट पे, एक फिक्स लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पे, एक फिक्स लेवल ऑफ सिचुएशन पे। आपने एक बजट बना दिया और तय कर लिया कि इस बजट के अंदर इस चीज की कॉस्ट इतनी इंकर होगी, फिर चाहे आपकी लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आपकी इस चीज की कॉस्ट इतनी ही इंकर होगी, इतना ही होगा, ये कम ज्यादा नहीं होगा। ऐसे बजट को हम बोलते हैं फिक्स बजट, जो फिक्स लेवल ऑफ एक्टिविटी में बनाया जाता है और उसके अंदर जो कॉस्ट का एस्टिमेशन होता है वो भी फिक्स होता है, वो कम या ज्यादा नहीं हो सकता लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से। इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। यही हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करें। फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होता है जो इस assumption में बनाया जाता है कि बिजनेस कंडीशन सेम नहीं रह सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि हर समय बिजनेस कंडीशन सेम हो जाए, हर चीज डायनेमिक होती है, हर चीज के अंदर चेंजेस आते हैं, तो बिजनेस कंडीशन के अंदर भी चेंजेस आएंगे। तो उस चेंजेस को ध्यान में रखते हुए जो बजट बनाया जाता है उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट हमारा ज्यादा रियलिस्टिक बजट होता है, ज्यादा अच्छा बजट होता है, जबकि फिक्स बजट होता है वो पर्टिकुलर कुछ assumptions पे बनाया जा सकता है, उसको हम कहीं कहीं तो ठीक मान सकते हैं, लेकिन फिक्स बजट को ओवरऑल तरीके से एक अच्छा बजट नहीं माना जाता। अब देखो फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए पहले हम चलते हैं अपने एक एग्जांपल पे, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि वो होता क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर फिक्स है, जो कि हमें कह रहा है ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा एंड डिटरमाइन द ओवरहेड रेट्स एट 70%, 80% एंड 90% प्लान कैपेसिटी। मतलब वो कह रहा है आपसे एक फ्लेक्सिबल बजट तैयार करो ओवरहेड एक्सपेंसेस का, नीचे जो डाटा दिया है उस बेसिस पे, और डिटरमाइन करो ओवरहेड रेट। अगर आपका प्लांट जो है वो 70% कैपेसिटी पे काम करे या 80% पे करे या 90% पे करे, तीनों ही प्लांट कैपेसिटी के हिसाब से ओवरहेड रेट को फाइंड आउट करो। तो 80% कैपेसिटी के हिसाब से खर्चे बता रखे हैं, बाकी हम 70 और 90 के हिसाब से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। खर्चों को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, वेरिएबल बेसिस पे, सेमी वेरिएबल बेसिस पे, फिक्स बेसिस पे। तो फ्लेक्सिबल बजट की खासियत ये होता है कि ये खर्चों को कैटेगरी वाइज क्लासिफाई कर देता है, जिससे एनालिसिस करना खर्चों का हमारे लिए आसान हो जाता है। अगर वेरिएबल ओवरहेड की बात करें तो इनडायरेक्ट लेबर दे रखा है 12,000, स्टोर इंक्लूडिंग स्पेयर्स दे रखे हैं 4,000। सेमी वेरिएबल ओवरहेड की बात करें तो सेमी वेरिएबल नाम है, यानी इसके अंदर फिक्स पोर्शन भी होगा और वेरिएबल पोर्शन भी होगा। बता रखा है पावर की कॉस्ट जो है वो 20,000 है, जिस 20,000 में 30% फिक्स कॉस्ट है और 70% वेरिएबल कॉस्ट है। उसी तरीके से रिपेयर और मेंटेनेंस बता रखा है 2,000, जिसमें से 60% फिक्स है, 40% वेरिएबल है। यही फिक्स कॉस्ट भी बता रखा है, फिक्स ओवरहेड भी बता रखा है। डेप्रिसिएशन 11,000, इंश्योरेंस 3,000, सैलरी 10,000, टोटल ओवरहेड हो जाएगा 62,000 यानी 62,000। एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर बता रखे हैं 1,24,000 आवर्स। अब किस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 70% कैपेसिटी पे, 80% पे, 90% पे। अब देखो 80% पे हमें दे रखा है, तो 80% का डाटा हम एज इट इज उतार देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम है और 80% का सब कुछ करेक्ट है। आप बात करें 70%, कैसे निकालेंगे? इनडायरेक्ट लेबर, ये हमारा वेरिएबल ओवरहेड है, और वेरिएबल ओवरहेड की पहचान क्या होती है? वो वेरिएबल ओवरहेड वो ओवरहेड होता है जो आउटपुट के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होता है। 80% प्लांट की कैपेसिटी में आपका आउटपुट कुछ और बनेगा, 70% प्लांट की कैपेसिटी में आपका आउटपुट कुछ और बनेगा, अलग अलग बनेगा आउटपुट। तो वेरिएबल ओवरहेड चेंज होता है इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट। तो यहां पर 80% में हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो थी 70% में हम उसका प्रोपोर्शन कर देंगे, यानी इनडायरेक्ट लेबर की अगर हम बात करें तो 80% में 12,000 थी, तो 70% में कितना होगा? 10,500। अब ये निकालते कैसे हैं? नीचे वर्किंग नोट में बता रखा है, आप देख सकते हैं। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 70% निकालनी है हमें, 80% में जब 12,000 थी, 70% में 10,500। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? 90% में भी निकाल लेंगे। 90% में कैसे निकलेगी? जब हमें 80% का पता है कि 12,000 जो थी वो 80% की थी, तो 90% की भी निकल सकती है 13,500। तो इनडायरेक्ट लेबर निकल गई प्रोपोर्शन बेसिस पे 10,500 और 13,500। उसी तरीके से स्टोर भी हमारा वेरिएबल खर्चा है, और वेरिएबल खर्चा आउटपुट के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होता है। जब प्लांट की कैपेसिटी 80% थी, तो इनडायरेक्ट लेबर जो कि हमारा एक वेरिएबल ओवरहेड है वो 12,000 था,
और जब प्लांट की कैपेसिटी कम हुई तो हमारा वेरिएबल ओवरहेड भी कम हो गया 10,500। प्लांट की कैपेसिटी बढ़ी तो हमारा वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ गया 13,500। उसी तरीके से स्टोर के साथ होगा। स्टोर 80% पे 4,000 है तो हम निकाल लेंगे 70% पे स्टोर कितना होगा। 4,000 80 पे है तो 70 पे 3,500। उसी तरीके से 90 पे कितना होगा, 4,000 80 पे है तो 90 पे कितना होगा, 4,500। तो वेरिएबल खर्चे तो लेवल ऑफ आउटपुट के हिसाब से बढ़ते और घटते रहते हैं। सेमी वेरिएबल की बात करें, सेमी वेरिएबल था हमारा पावर। पावर के अंदर 20,000 का खर्चा था। 20,000 में से 30% फिक्स है, 70% वेरिएबल है। तो 20,000 का 30% होगा फिक्स 6,000, जबकि जो 20,000 में से बच गया 70% यानी 14,000 वो हमारा वेरिएबल है। अब देखो 80% कैपेसिटी वाला देखो, 20,000 में से फिक्स पोर्शन हमने अलग कर दिया 6,000, वेरिएबल पोर्शन अलग कर दिया 14,000। अब फिक्स पोर्शन तो सेम ही रहेगा, चाहे आप 80% कैपेसिटी यूज करो, चाहे 70% करो, चाहे 90% करो, तो फिक्स पोर्शन तो फिक्स ही रहना है 6,000, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। जबकि वेरिएबल पोर्शन के अंदर चेंजेस आएंगे। और कैसे चेंजेस आएंगे, प्रोपोर्शन बेसिस पाएंगे, जैसे आपका कैपेसिटी लेवल इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। तो 14,000 80% पे था तो 70% पे कितना होगा, 90% पे कितना होगा, निकाल लेंगे। उसी तरीके से आप देख सकते हो, अगर 14,000 वेरिएबल खर्चा 80% पे था तो 70% पे कितना होगा निकाल रखा है 12,250। उसी तरीके से 14,000 अगर 80% पे था तो 90% पे कितना होगा 15,750। तो हम निकाल के यहां पर लिख देंगे। जबकि हमारा फिक्स खर्चा वैसे का वैसी है। तो सेमी वेरिएबल में करते क्या है, फिक्स पोर्शन को अलग कर लेते हैं, वेरिएबल को अलग कर लेते हैं। फिक्स वाला फिक्स ही रहता है, वेरिएबल वाला प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होता रहता है। रिपेयर की बात करें, रिपेयर और मेंटेनेंस भी बता रखा है 2,000, जिसमें से 60% फिक्स है, 40% वेरिएबल है। तो फिक्स और वेरिएबल अलग अलग कर लेंगे। 2,000 का 60% फिक्स है, यानी 2,000 का 60% हो गया 1,200 फिक्स है, और 40% यानी 2,000 का 40% हो गया 800। 800 हमारा वेरिएबल है। तो 1,200 जो फिक्स है वो कम या ज्यादा होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो फिक्स है। तो 1,200 1,200 ही रहेगा, चाहे कैपेसिटी कम हो चाहे ज्यादा हो। जबकि जो 800 है ये कम ज्यादा होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो ये 80% पे 800 था, तो ये 70 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा, हम निकाल लेंगे। ये हमारा 800 जो था वो 80% पे था, तो 70 पे 700 होगा और 90 पे 900 होगा। उसी तरीके से हमने ये निकाल लिया, 70 पे 700, 80 पे 900। तो हमारा ये सेमी वेरिएबल भी खत्म हो गया। अब बात करें हम अपने फिक्स ओवरहेड की। फिक्स ओवरहेड के अंदर 3 खर्चे दे रखे हैं, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरी। तो फिक्स ओवरहेड तो नाम ही फिक्स है। अब आप आउटपुट कम बनाओ, ज्यादा बनाओ, कैपेसिटी ज्यादा यूज करो, कम करो, फिक्स तो फिक्स है। 80% पे भी वही था, 70 पे भी वही है, 90 पे भी वही है। टोटल कर लेंगे 70% वाले को, 80 वाले को, 90 वाले को। और उसके बाद हमारा एस्टिमेटेड लेबर आवर हमें दे रखे थे। मतलब अगर 80% कैपेसिटी का इस्तेमाल होता है तो एस्टिमेटेड लेबर आवर कितने थे, 1,24,000। ये डायरेक्ट लेबर आवर दे रखे हैं। और डायरेक्ट कोई भी खर्चा हमारा वेरिएबल खर्चा होता है। डायरेक्ट खर्चा हमेशा चेंज होता है लेवल ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग, और डायरेक्ट लेबर आवर्स भी चेंज होंगे लेवल ऑफ आउटपुट के अकॉर्डिंग या लेवल ऑफ प्लांट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो 80% कैपेसिटी का इस्तेमाल होगा तो 1,24,000 आर डायरेक्ट लेबर लगते हैं। तो 80% कैपेसिटी के हिसाब से 1,24,000 लगता है। अब मैं पूछता हूँ 70% कैपेसिटी पे कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोपोर्शन करेंगे। डायरेक्ट लेबर आर हमारा वेरिएबल है, डायरेक्ट कोई भी चीज हमारी वेरिएबल होती है, तो लेबर आर भी हमारा वेरिएबल है। तो 70% कैसे निकालेंगे इसका, 1,24,000 अगर 80% का है तो 70% का कितना होगा, 1,80,000, नहीं गलत दे रखा है, यहाँ पर होगा 1,08,500। ये देखो ऊपर सही दे रखा है, नीचे गलत दे रखा है, 1,08,500। जबकि अगर हम बात करें 1,24,000 80% का देखा तो 90 का कितना होगा, 1,39,500। अब देखो ध्यान से देखो, इस बात को समझो, डायरेक्ट लेबर आर रेट कैसे निकालेंगे। 80% जब कैपेसिटी से प्लांट इस्तेमाल हो रहा था तो 62,000 का हमारा खर्चा लग रहा था ओवरहेड के नाम का, और डायरेक्ट लेबर आर कितना है 1,24,000। तो 62,000 का खर्चा लग रहा है 1,24,000 घंटों में। तो एक घंटे पे कितने का खर्चा लगा, 0.50। उसी तरीके से अगर हम इसको देखें 58,150 रुपए का खर्चा लग रहा है 1,08,500 घंटे में, तो एक घंटे का कितना होगा 0.536। यही हमारा डायरेक्ट लेबर आर रेट है। उसी तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो क्लियर हो गया आपको। फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको मेनली ये दिखाना चाहता था। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम अपने खर्चों को 3 हिस्सों में बांट देते हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स। यही बात ऊपर लिखी हुई है। अब फ्लेक्सिबल बजट इज अ बजट विच इज, इसको अभी छोड़ो यहां से पढ़ो। अ फ्लेक्सिबल बजट इज अ बजट विच इज डिजाइन टू चेंज एज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंज। फ्लेक्सिबल बजट वो बजट होता है जो चेंज होता है लेवल ऑफ आउटपुट के चेंज होने से। अब देखो यहां पर क्या लिखा है बीच में, ये देख लेते हैं। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, नोटिस करते हैं किस चीज को, डिफरेंसेस इन बिहेवियर। किस चीज के बिहेवियर में डिफरेंस आता है, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के बिहेवियर में। हम फ्लेक्सिबल बजट के अंदर अपनी कॉस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद हम उनके जो बिहेवियर में डिफरेंस आता है, वो जो फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट ऊपर नीचे होती है, उसको नोटिस भी करते हैं और उसके हिसाब से अपना बजट प्रिपेयर करते हैं। और वो जो चेंजेस आता है, वो चेंजेस किसके रिलेशन में आता है, इन रिलेशन टू फ्लक्चुएशन इन आउटपुट।
आउटपुट कम या ज्यादा होता है उसके हिसाब से जो है फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस आता रहता है। तो फ्लेक्सिबल बजट चेंज होता रहता है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के हिसाब से। तो फ्लेक्सिबल बजट ज्यादा रियलिस्टिक होता है जबकि फिक्स बजट कम रियलिस्टिक होता है। डिफरेंस बिटवीन की बात करें तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बस आप ये देख लो, फ्लेक्सिबल बजट ज्यादा अच्छा होता है, फिक्स बजट कम अच्छा होता है। इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। अब बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट in units for the half year ending on 30th September 2014. As a matter of policy, the company maintained the closing stock of finished goods as 50% of estimated sales of next month. The following are the estimated sale for 8 months. तो इसके अंदर बोला गया है कि एक प्रोडक्शन बजट बनाना है, यानी हमें प्रोडक्शन बतानी है यूनिट्स में। तो हमें अप्रैल से लेकर सितंबर तक की हर महीने की प्रोडक्शन बतानी है। एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी, कंपनी की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से कंपनी मेंटेन करती है क्लोजिंग स्टॉक। अब कंपनी कितना क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करती है? कंपनी जो क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करती है वो करती है नेक्स्ट मंथ की सेल का 50%। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कंपनी मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस ऑफ फिनिश गुड एज 50% ऑफ द एस्टिमेटेड सेल ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो जो नेक्स्ट मंथ की सेल है उसका 50% कंपनी करंट मंथ में क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करती है। तो यहाँ पर हर मंथ का जो है एस्टिमेट सेल दे रखी है यूनिट्स में। तो प्रोडक्शन बजट किस तरीके से बनाएंगे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए आपको जो है यहाँ पर इस तरीके से एक टेबल बनानी होगी और यहाँ पर ईयर लिखोगे 2014, जिस ईयर का डाटा दे रखा है। अप्रैल से लेकर सितंबर तक का हमें बजट बनाना है। एस्टीमेट सेल हमें दे रखी है, वो हम एज इट इज यहाँ पर उतार लेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले निकालना होगा क्लोजिंग स्टॉक। हर महीने का हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? हमें साफ साफ ऊपर क्वेश्चन में बोल रखा था कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी जो है क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करती है 50% सेल ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ की सेल कौन सी होगी? अगर हम अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहते हैं तो हमें मई की सेल देखनी होगी, और मई की सेल दे रखी है 14,000। तो 14,000 का 50% हमारा अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। मई में सेल कितनी है? 14,000, उसका 50% कितना होगा? 7,000। ये हमारा अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब मई का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? जून की सेल का 50%। अब जून में सेल होगी 13,000, उसका 50% निकालेंगे 6,500। ये हमारा मई का क्लोजिंग स्टॉक होगा। उसी तरीके से हम जून का क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। जून का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? जून का क्लोजिंग स्टॉक होगा जुलाई की सेल का 50%, यानी 4,000। उसी तरीके से हम अगस्त का और सितंबर का निकाल लेंगे। सितंबर का कैसे निकालेंगे? अक्टूबर की सेल हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 10,000, तो अक्टूबर की सेल का 50% हमारा सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक होगा जो कि 5,000 होगा। अब देखो हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, अब हमें निकालना होगा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? अब हमें यह पता है जो करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। तो जो अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक कितना निकाला था? 7,000। यही हमारे लिए मई का ओपनिंग स्टॉक होगा। सिंपल सी बात है ना, अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक आपका मई का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो मई का 7,000 आ गया। उसी तरीके से मई का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ये आपका जून का ओपनिंग स्टॉक होगा, और जून का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ये जुलाई का ओपनिंग स्टॉक होगा। उसी तरीके से हम सितंबर तक निकाल लेंगे। अगस्त का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा यही आपका सितंबर का ओपनिंग स्टॉक होगा। अब रह गया सिर्फ अप्रैल का। अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालोगे? आप देखो ध्यान से सुनो। अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? जो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब मार्च का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा आपको पता है? मार्च का क्लोजिंग स्टॉक होगा 50% ऑफ अप्रैल सेल। समझ लो, अप्रैल में जितनी सेल होगी उसका 50% मार्च का क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है क्या? 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल। तो नेक्स्ट मंथ है हमारा अप्रैल। अप्रैल की सेल बता रही है 12,000, उसका 50% कितना होगा? 6,000। वो हमारा मार्च का क्लोजिंग स्टॉक होगा, और जो प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो मार्च का क्लोजिंग स्टॉक 6,000 होगा, वही हमारा अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक होगा, यानी 6,000। तो आप ओपनिंग स्टॉक भी निकल गया अप्रैल का, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक निकल गया, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। अब हमें निकालना है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कैसे निकलेगी? ध्यान से सुनो। हमें अप्रैल की प्रोडक्शन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? अप्रैल में हमने 12,000 यूनिट्स की सेल करी, और अप्रैल में ही हमारा 7,000 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक बच गया जो बिका नहीं। तो 12 + 7 19,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 6,000। यानी इस मंथ में हमारे पास टोटल 19,000 यूनिट प्रोडक्ट था, जिसमें से 6,000 यूनिट जो है ओपनिंग स्टॉक था, यानी हमने पिछले महीने ही बना लिया था। ये इस महीने का नहीं है, ये पिछले महीने का था। तो 6,000 पिछले महीने का था, इसको लेस करोगे। प्रोडक्शन निकाली कैसे जाती है? सेल में से क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करोगे और ओपनिंग स्टॉक को लेस करोगे, तभी तो आपकी प्रोडक्शन निकल के आएगी। आपने 12,000 यूनिट सेल करा और 7,000 यूनिट आपका बच भी गया, लेकिन इन सब में 6,000 यूनिट तो पिछले महीने ही बन गया था। तो इस महीने कितना बना होगा? 13,000 यूनिट प्रोडक्शन आ गई। 13,000 कैसे निकाली? 12 + 7 - 6। उसी तरीके से अप्रैल की निकाल लेंगे। 14,000 यूनिट हमारी सेल है, 6,500 यूनिट हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अब टोटल हो गया हमारा 20,500 यूनिट, जिसमें से 7,000 यूनिट तो हमने इस महीने नहीं बनाया, ये ओपनिंग स्टॉक है हमारा पिछले महीने का।
तो 7,000 यूनिट तो हमारी पिछले महीने की प्रोडक्शन थी। इस महीने की प्रोडक्शन कितनी है? 14,000 प्लस 6,500, जिसमें से हम 7,000 लेस कर देंगे, 13,500। उसी तरीके से हम जून की, जुलाई की, अगस्त, सितंबर सब निकाल लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे 66,000, और यहाँ पर इसको भी ऐड कर लेना 67,000। बात खत्म, प्रोडक्शन बजट बन गया सितंबर तक का, खत्म कहानी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे अपने प्रीवियस ईयर पेपर के। अगर आप चाहते हो हम और भी क्वेश्चंस को इसी तरीके से डिस्कस करते रहे, तो अब हम आगे इसी तरीके से इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका रिस्पॉन्स किस तरीके का आता है इस वीडियो के ऊपर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। अब मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।